हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल टीपी एकेडमी सहरसा। तो शुरू करते हैं सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल। इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस सबों के लिए, फ्रॉम जूनियर क्लास टू सीनियर क्लास। जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक के लिए ग्रामर का जो सिलेबस है वो आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर वो सबके लिए तो समान ही है। तो सबसे पहले आप ऐसा मत सोचिए कि आप कोई मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई कंपटीशन की तैयारी करिए। सबके लिए, आप 11th में हो तो भी सही है, 12th में हो तो भी सही है, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किसी भी क्लास में, सबों के लिए है। इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस सबके लिए एक ही जैसा होता है। और इंग्लिश ग्रामर में इतना जो टॉपिक आपके सामने जो देख रहे हैं, सबों के लिए जानना जरूरी है। ये बहुत स्टूडेंट को ऐसा रहता है इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना जरूरी है। तो आपके सामने सिलेबस है, बस शुरू कर दीजिए, बिना विलम्ब किए हुए लिखना प्रारंभ कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना रहता है ये क्या है? लेटर वर्ड सेंटेंस, अक्षर, शब्द और वाक्य। लेटर वर्ड सेंटेंस। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। थोड़ा आप लोग को हर एक टॉपिक का परिचय देते चलता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर सिलेबस कंप्लीट आप लोग करेंगे। इसके बाद एक एक करके टॉपिक आगे पढ़ाऊँगा कंटिन्यूसली, आपको लगातार एक एक करके टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो 2 नंबर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8 कितने? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसी में नाउन क्या है, नाउन के कितने भेद होते हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के भेद कितने होते हैं। इसी तरह से प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितने भी है प्रीपोजिशन। अब एक चीज़ आप लोग को, कुछ लोग ये सोचेंगे कि प्रीपोजिशन तो नहीं सर लिखे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अरे भाई, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ कंजंक्शन या यूज ऑफ इंटरजेक्शन, यूज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, बस। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो तो भी तो इसी में ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही ना भेद में आता है प्रीपोजिशन। इसे पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ऑन, इन, एट, फॉर, सिंस, विद, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग, अगेंस्ट। तो ये कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको दूंगा मैं। इसके बाद आर्टिकल, अभिपद, ए एंड द। आर्टिकल कितने? 3 है ना, ए एंड द। आर्टिकल की संख्या 3 है ना, ए एंड द। लेकिन आर्टिकल के भेद कितने? 2 ना, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसी में आपको आर्टिकल में क्या पढ़ना रहता है? यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड द कहाँ लगता है, फिर क्या पढ़ना रहता है? ए एंड द कहाँ नहीं लगता है, वो भी आप लोग को पढ़ना है। फिर ए एंड द सेंटेंस में लगेगा तो लगेगा कहाँ? ए एंड द लगना क्यों जरूरी है, किस तरह के सेंटेंस में और किस तरह के वर्ड में ए एंड द लगता है, किस तरह के सेंटेंस या वर्ड के पहले नहीं लगता है, सारी चीज़ों की जानकारी इसी में मिलेगा आपको ना। इसमें आपको बताया जाएगा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल्स के काइंड्स कितने हैं, यूज ऑफ आर्टिकल एंड द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, बहुत सारे हेडिंग से बहुत सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आप लोगों को जानना होगा NPGC, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नंबर, NPGC। अब एक विद्यार्थी कह रहा है ये NPGC पहली बार देख रहे हैं सर। भाई ये 4 जो टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। NPGC, N फॉर नंबर, P फॉर पर्सन, G फॉर जेंडर, C फॉर केस। अरे नंबर वचन, सिंगुलर प्लुरल। नंबर कितने हैं? 2 सिंगुलर प्लुरल। नंबर में पढ़ेंगे सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम। पर्सन में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जेंडर कितने हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन न्यूटर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन न्यूटर।
जेंडर 4 तरह के हैं। C4 केस, केस मतलब कारक। इंग्लिश ग्रामर में कारक कितने होते हैं? 4 ही होते हैं ना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस। तो इसके बारे में जानकारी मिलेंगे। इसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप ये याद रखिएगा, ये आपको मैं इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बता रहा हूँ सबों के लिए, सभी क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। अब वैसे तो हम लोग पैसे कमाने के लिए हो, अरे मैं भी टीचर ही हूँ ना, TP यादव, मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ ना, मेरा संस्थान चलता है ना TP अकेडमी सहरसा में। तो रुपये कमाने के लिए झूठ क्यों बोलूँ? 11th के विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, 11th का ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, फिर वो 12th में आ गया, 12th का ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो बस रुपये कमाने का एक तजुर्बा है। क्योंकि विद्यार्थी भी तो वैसा ही है ना, आएगा तो बोलेगा सर 11th का ग्रामर पढ़ाइए, और फिर वो 12th में आएगा सर 12th का ग्रामर पढ़ाइए, 12th का ग्रामर पढ़ाइए। तो उसको अगर बोल देंगे ना ग्रामर एक ही है, जैसे कोई लड़का 12th में, अभी बताओ यदि आप 12th में हो, आपको कह देंगे 11th में पढ़ो, नहीं हम 12th में हैं। 11th वाले को कह देंगे 12th के बैच में बैठो, नहीं हमको 12th का ग्रामर पढ़ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रामर एक ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रामर सबका एक है, किसी क्लास में बैठो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर क्या सकता हूँ मैं। 99 लोगों का कहना है ग्रामर का सिलेबस 11th का अलग है, 12th का। 99 टीचर कहेंगे अलग है, ग्रामर का सिलेबस 12th का अलग है। तो मैं क्या कहूँगा? जो सब कहेंगे वही ना कहूँगा, हाँ अलग अलग। नहीं भाई अलग अलग नहीं, एक ही है, सबके लिए एक ही है। 11th 12th कंपटीशन सबके लिए एक ही है। 10th देखो, खास करके मैट्रिक से नीचे वाले तो हम दोनों ही लेते हैं, मैट्रिक से नीचे वाले तो सर सब एक ही है, लेकिन जनरली बिहार में 10th 11th 12th और कंपटीशन वाले स्टूडेंट सबके लिए, जूनियर क्लास के लिए भी वही। अब इतना खाली जो जूनियर सीनियर करता रहूँगा कि बताऊँगा मैं? सबके लिए, सब 5 में पढ़ते तो भी लिखो, 6 में पढ़ते तो, नर्सरी 1 to 3 में तो भी लिखो इसको। आदरणीय गार्जियन लोग अगर कोई देख रहे हैं, मेरा कोई दोस्त साथी देख रहा है, भाई मेरा दोस्त साथी कोई देख रहा है, बाल बच्चा छोटा छोटा होगा ना, उनको भी लिखा देना। हाँ, जो मेरे दोस्त साथी लोग हैं उनसे निवेदन है, जो मेरे उम्र के हैं भैया, बाल बच्चा होगा घर में उसको भी लिखवा देना। हाँ चलो विद्यार्थी लोग, तो लोग कल छोटा भाई बहन होगा ना, उनको भी बोलना लिख, नहीं तो पता चला पूरा ग्रामर पढ़ लिया, कोई पूछा ग्रामर का सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पूछ दोगे ना इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ही पता नहीं। तो जब तक आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ोगे? देखो तो कुछ है, ये जो सामने लिखा हुआ है ये आप समझो तो 5 6 7 8 9 10th 11th 12th लो, 5 6 7 8 9 5 से हो गया 5वां से 10वां तक 5 साल, 11th 1 साल 6 साल, और 12th 1 साल 7 साल, फिर कंप्यूटर का 2-3 साल तैयारी करता है। मिला जुला करके 10 साल में विद्यार्थी, 10 साल में भैया जब से तुम पढ़ो छोड़ो ना, नहीं जोड़ो, जूनियर 1 से लेकर 5वां क्लास तक छोड़िए दो। अब तो CBSE बोर्ड का बच्चा तो नर्सरी में इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। 5वीं क्लास से 5वां से 10वां पास करके भाई लोग सोचो, 5वां से 10वां कै साल पढ़ा? 5 साल, फिर 11वां 1 साल, 6 साल। 5वां तक छोड़ो कि अंग्रेजी नहीं है पढ़ा बिहार बोर्ड में, 5वां से पढ़ा मान लो, तो 5वां से 10वां 5 साल, और फिर 2 साल 11वां 12वां, फिर कंपटीशन। तो लगभग लगभग रखो 10 साल से अंग्रेजी की पढ़ाई करो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी कहते हो कि ग्रामर नहीं आती। तो इस तरह से ग्रामर पढ़ते ग्रामर नहीं आती। अरे एक महीना एक चैप्टर में कितनों कुछ करोगे? ये सब चैप्टर लेटर वर्ड सेंटेंस क्या है, 2 से 3 घंटे का है। मुश्किल से मुश्किल इस सब टॉपिक को देखो, एक टॉपिक को 5 घंटा देंगे, मान लो 20 टॉपिक है तो 5 घंटा करेंगे, 20 पंचा 100 घंटा हुआ, 100 घंटा हुआ। पर डे 1 घंटे करा करके क्लास हुआ, तो पर डे 1 घंटे करके क्लास दिए तो 100 घंटे हुआ। तो 100 घंटे का मतलब क्या? 100 दिन, तो 30 या 90, तब जोड़ लो, 1 घंटा करके क्लास करते हैं तो बहुत ये जो है समझो तो 5 से 6 महीना काफ़ी हो गया। कितना डिटेल पढ़ाई करेंगे, 6 मंथ तो काफ़ी हो जाता है। पता नहीं किस तरह से आप पढ़ाई करते हो, उतना लंबा समय लग जाता है।
छोड़ो कोई बात नहीं, और नहीं 6 मंथ तो भाई 1 ईयर लग जाए, लेकिन ये तो बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई कर रहे हो और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोई पूछ दे सेंटेंस के कितने वेद हैं, कोई पूछ दे कोई डिग्री कुछ पूछ देता है। भाई बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो अब बूढ़े होने जा रहे, कितने का तो शादी विवाह हो गया है, फिर कहेगा बाहर के बकवास कर रहे हैं। यही बकवास बकवास नहीं, यही सच्चाई है, सच्चाई को समझिए। जब जूनियर से सीनियर क्लास का एक है तो उसको कीजिए आप लोग। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। इसके बाद डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री कितने भेद है, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। इसके बाद क्या है, रिमूव टू। ठीक है, एक एक करके क्लास, एक एक करके सब टॉपिक पर क्लास दूंगा आप लोगों को, वहाँ से कीजिएगा। अब आगे बढ़ता क्वेश्चन टैग, रिमूव टू के बाद क्वेश्चन टैग। तब क्या, वर्ब, वर्ब के तो बहुत भेद है, वर्ब के भेद है ना, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। वैसे वर्ब के भेद है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फेकेटिव वर्ब, रेसिप्रोकल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो वर्ब के तो बहुत सारा भेद, वर्ब में आता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फेकेटिव वर्ब, रेसिप्रोकल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। सब तो वर्ब का टाइप है, वर्ब का बहुत लंबा चैप्टर है। नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो मुख्य चीज़ याद रखो। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, जैसे लुक एट, लुक इनटू, किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेज क्या, मुहावरा। इसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट समझते हैं ना, 4 ABCD में ऑप्शन दे दिया, 4 वर्ड, उसमें एक गलत दे देगा, गलत को खोजो, या हो सकता है 4 में से एक सही हो, सही को खोजो। तो सही या गलत वर्ड को ऑप्शन में से चुनना ही क्या कराता है, स्पेलिंग टेस्ट। इसके बाद करेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंस दे दिया, उसमें कौन सा सेंटेंस सही है ABCD में चुनो। इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का जुड़ना, वाक्यों को जोड़ना, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का जोड़। 2 वाक्य दे देगा, 2 वाक्य को जोड़ करके एक में करना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद एंटोसाइनो, एंटोनिम्स या साइनोनिम्स, एंटोनिम्स या साइनोनिम्स। अरे एंटोनिम किसको कहते हैं, विलोम शब्द, या जिसको विपरीतार्थक शब्द बोलते हो, एंटोनिम्स। 14 नंबर में देखो, एंटोनिम्स विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द, और साइनोनिम्स पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तो ग्रामर का अंतिम चैप्टर है, टेंस, वॉइस, नरेशन। तो यहाँ तक जो इसमें सब चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ी जाता है। आप 10th 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हो, सब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहता। अब लेटर वर्ड सेंटेंस तो समझने का है, इससे क्या क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 नंबर से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के और टेंस, वॉइस, नरेशन से जो किसी भी एग्जाम में 2 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के इधर टेंस, वॉइस, नरेशन 1 से लेकर 16 तक जो चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप 10th 11th 12th जिस किसी भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो। इसके बाद हो गया एस्से, निबंध या पैराग्राफ राइटिंग या पैसेज कंप्रिहेंशन, लेटर मतलब पत्र या एप्लीकेशन आवेदन पत्र, प्रीसीज संक्षेपण, नोटिस लिखना। 21 नंबर में तो प्रैक्टिस सेट है कि एक एक चैप्टर करके पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है। तो अब देखिए 1 नंबर से लेकर के रखो ये 16 नंबर टेंथ वर्स नरेशन तक से जो पूछा जाता है 10th में 11th, खास करके 10th 11th 12th, तो याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ 1 नंबर लेटर वर्ड सेंटेंस तो बेसिक है, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन वगैरह। तो 2 नंबर से लेकर के जो 16 तक है आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक 11th 12th में, मैट्रिक 11th 12th में या कंपटीशन में भी, यदि आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो। लेकिन इसके बाद जो है ना आपको 17 18 19 20 ये सब लिखने वाला क्वेश्चन है, राइटिंग सेशन में पूछा जाता है। हर एक चैप्टर का लास्ट आप लोग जैसे आर्टिकल पढ़ लिए तो उससे किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे पिछला एग्जाम में 10th 11th 12th या कंपटीशन में, तो वो सब सेट बताया जाता है। और आशा करते हैं कि जो भाई लोग, जो दोस्त साथी लोग अभी तक हमारे जो चैनल है TP अकेडमी सहरसा, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों को हमारे वीडियो
वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को टीपी यादव का दिल से थैंक यू। तो मुस्कुराते रहें।